Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, we will study about uh sorry, Karen Horney, okay? But let's see what is sociological shift, okay? So let's start. सबसे पहले sociological shift क्या था, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रॉइड थे उन्होंने बताया था कि यू नो अगर हमें इंसान को समझना है तो उन्होंने ज़्यादातर किसकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स की बात की। बट वेयर एज जब हम सोशियोलॉजिकल शिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें ये बताते हैं कि कैसे चेंजेस आए और लोग जो है ना वो सोशल इन्फ्लुएंस को देखने लगे, ठीक है, rather देन जो उनके बायोलॉजिकल थे, जो जैसे कि फ्रॉइड ने बताया था, राइट। तो वही चीज़ इसमें बात की गई है और उन्होंने यहाँ पे बताया गया था, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस कन मतलब जो स्ट्रेस था वो कम दिया गया बायोलॉजिकल टर्म्स पर, ठीक है, जो कि ऑर्थोडॉक्स साइकोएनालिसिस में देखा जाता था फ्रॉइड की थ्योरी में, ठीक है। यहाँ पे सोशल साइंस का थॉट को देखा गया। उनका जो फोकस था ऑफ पर्सनालिटी का वो क्या था, इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कि ठीक है एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है हमारा जो पर्सनालिटी है, rather देन हमारे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, ठीक है, जो देखा जाता था। अब अगर हम कैरन हॉर्नी की बात करें तो इन तीनों को हम बेसिकली देखेंगे न्यू फ्रॉइडियंस में। तो कैरन हॉर्नी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले जो मेल सेंट्रिसिटी थी ऑफ साइको एनालिसिस फ्रूडियन अप्रोच, तो अगर उसको देखें तो ये थोड़ा डिफरेंट थी, क्योंकि इन्होंने फीमेल एस्पेक्ट लाया था। ये नेग्लेक्टेड थी, सेकेंड बॉर्न नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, जिन्होंने एनवी करती थी जो अपने ब्रदर से, क्योंकि शी वॉन्टेड हर फादर्स लव एंड अफेक्शन, उनको अपने फादर का लव एंड अफेक्शन चाहिए था, ठीक है। उनको ना शी डजंट फील ब्यूटिफुल एंड हर फादर मेड हर फील सो, ठीक है, उनके फादर की वजह से, ठीक है। तो शी वॉज सर्चिंग फॉर लव एंड फॉर लव फॉर हर लाइफ, ठीक है। अपने मतलब एक तरह से शी वॉज सर्चिंग फॉर लव ऑफ हर लाइफ एंड शी कॉन्स्टेंटली हैड disturbing marriages to chronic depression, ठीक है, like she had disturbing marriage, so she actually slipped into depression. She had 3 kids, ठीक है, 3 daughters, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उनका वो बहुत रिबेलियस थी इन नेचर एंड शी वाज सर्चिंग फॉर लव। और उनका जो करियर था वो बहुत सक्सेसफुल था एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट उनकी जो मैरिज थी, शी एंडेड हर मैरिज आफ्टर 17 years, ठीक है। तो अटैचमेंट नहीं डेवलप हो पा रही थी, वर नॉट हेल्पिंग टू एलिविएट डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन में चली गई थी ना। तो उसके बाद वो साइको एनालिसिस के लिए गई, ठीक है। अब साइको एनालिसिस में कौन कर रहा था, कार्ल अब्राहम कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। तो वो इसमें देखा जाता है। तो इसमें यही देखा गया कि उनकी वो मल्टीपल रिलेशनशिप में थी, ठीक है, और वो कंफर्ट एंड डिटैचमेंट ही वो फील करती रही। 17 साल की मैरिज थी जो टूट गई और उनकी 3 डॉटर थी, उन्होंने फिर शी स्टडीड मेडिसिन, ठीक है। शी ऑलवेज यूज टू शी ट्राई टू प्लीज एवरीवन। तो आफ्टर दैट शी एंडेड अप बीइंग हॉस्टाइल एंड रिबेलियस, ओके। सो इसके अंदर यही देखा जाता है। फिर अब इसके अंदर देखा जाए तो जब इन्होंने साइको एनालिसिस ली तभी पता चला था शी हैड अनरिजॉल्व्ड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, दैट इज व्हाई शी वाज अट्रैक्टिंग डोमिनेंट मेल्स इन हर लाइफ, ओके। अब यहाँ पे ये चीज़ें ना 2-4 चीज़ें लिखी नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, देखो एट द टाइम, मतलब एट दैट टाइम एक्चुअली फीमेल जो बैग्स होते थे सिंबलाइजेस फीमेल जेनाइटल्स, क्योंकि ये 1900 का टाइम था, तो ठीक है। तो शी सेल्फ एनालाइज्ड हर सेल्फ एंड देन शी कुड रिलेटेड टू एडलर के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से। सी शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडलर का जो नोशन था ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। शी हैड वेरियस डिसएग्रीमेंट्स विद फ्रॉइड, उनके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे उनके साथ, ठीक है। अब जो उनका चाइल्डहुड मतलब जो चाइल्डहुड नीड होती है ना फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जो कैरन थी उन्होंने एग्री किया था with Freud on one major point, that is the importance of early years of childhood in shaping the adult personality, कि how हमारा जो adult मतलब चाइल्डहुड होता है वो कैसे हम एक अडल्ट की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर ये भी कि चाइल्डहुड वाज डोमिनेंट बट द सेफ्टी नीड्स
by which she meant the need for safety and freedom from fear, right? ये हॉर्नी ने कहा था. अब उसके बाद अ चाइल्ड सिक्योरिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एंटायरली ऑन हाउ द पेरेंट ट्रीट द चाइल्ड. ये हमने जैसे एरिक्सन की स्टेजेस में भी देखा है, राइट? कि अगर स्टार्टिंग में मदर ने ढंग से फीड किया तो बच्चा क्या डेवलप कर रहा था? बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो रहा था. तो जो मेजर वे a parent weakens or prevents security is by displaying a lack of warmth and affection. ठीक है? That's why so that was Horny's situation in her childhood. So her parents provided very little warmth and affection. ठीक है? And she in turn later behaved the same way with her three daughters. Okay, so वही चीज आई. सो वेज ऑफ अंडरमाइनिंग अ चाइल्ड सिक्योरिटी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक जो मतलब अगर कोई पेरेंट है ना, वो प्रेफरेंस दे रहा है एक सिबलिंग को ओवर अनदर, या अनफेयर पनिशमेंट दे रहा है, इराटिक बिहेवियर है, प्रोमिस नॉट केप्ट है, ठीक है, रेडिक्यूल है, ह्यूमिलिएशन है एंड आइसोलेशन है, ठीक है, चाइल्ड का अपने पियर्स के साथ, तो वो भी चाइल्ड की सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा. ठीक है, इससे क्या होता है? लीड्स टू न्यूरोटिक बिहेवियर लेटर इन देयर लाइफ. ठीक है, दिस वाज हॉर्नीज एक्चुअली देयर आई हर आइडिया. ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो रिप्रेसिंग हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स के लिए भी इन्होंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि हेल्पलेस. आई हैव टू रिप्रेस माई हॉस्टिलिटी बिकॉज आई नीड यू. ठीक है, पनिशमेंट. आई मस्ट रिप्रेस माई हॉस्टिलिटी बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ यू. फियर ऑफ लूजिंग, गिल्ट. ठीक है, सो जो जो रिप्रेस्ड हॉस्टिलिटी होती है, जो किसकी वजह से आती है? जो भी हमारे पेरेंटल बिहेवियर्स होते हैं वो अंडरमाइन करते हैं जो भी हमारे चाइल्डहुड की जो नीड फॉर सेफ्टी होती है. और वो किस तरीके से दिखती है? इज एंड इट इज मैनिफेस्टेड इन द कंडीशन जिसको हॉर्नी ने बोला था बेसिक एंजाइटी. ठीक है, सो उसको हम कहते हैं बेसिक बेसिक एंजाइटी. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैनिफेस्टेशन ऑफ बेसिक एंजाइटी को कैसे बोला? इट वाज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन हॉनीज सिस्टम. शी डिफाइंड बेसिक एंजाइटी एज अ persuasive feeling of loneliness and helplessness. ठीक है, फीलिंग दैट आर फाउंडेशन ऑफ न्यूरोसिस. सो ये क्या है? फाउंडेशन है जिससे इंसान जो है बाद में न्यूरोटिक हो सकता है. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो चाइल्डहुड की जो नीड है फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये अंडरमाइन करती है. ठीक है, जैसे कि आप इसके अंदर क्या कह सकते हैं? ह्यूमिलिएशन, कंपैरिजन, आइसोलेशन. ठीक है, रिप्रेसिंग हॉस्टिलिटी बेसिक एंजाइटी से होती है. और बेसिक एंजाइटी अगेन वही पर वेसिव फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड हेल्पलेसनेस होती है. ठीक है, अब इसको ना कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज. इन चाइल्डहुड वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ अगेंस्ट बेसिक नीड्स इन फोर क्वाइट डिफरेंट वेज. पहला होता है सिक्योरिंग अफेक्शन, ट्राइंग टू डू व्हाटएवर द अदर पर्सन वांट्स. अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं वो ही कर रही हूँ. ठीक है, ट्राइंग टू अब इसमें देखो वही है कि आप ना थ्रेटनिंग अदर्स इनटू प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड अफेक्शन. तो आप सिक्योर कर रहे हो अपनी अफेक्शन, जो भी वो सामने वाला कह रहा है वो आप कर रहे हो. फिर बीइंग सबमिसिव, इसमें होता है कंप्लाइंग विद द विशेस जो दूसरे लोग चाहते हैं. फिर अटेनिंग पावर, आप खुद ही पावर अटेन कर रहे हो. ठीक है, फिर विड्रॉइंग, इसमें क्या है कि अटेम्प्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, नॉट रिलाइंग टू एनीवन एल्स. किसी और पे आप रिलाई नहीं कर रहे हो. ठीक है, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ इन यू नो किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल नीड्स के लिए. अब यही चीजें होती हैं. अभी ये ना एक चार्ट है, इसके थ्रू हम समझेंगे. बट पहले हम एक चीज और देख लेते हैं. मैनिफेस्टेशन जो होती है ऑफ बेसिक नीड्स. अब इसके अंदर 10 इरेशनल डिफेंसेस होते हैं. ठीक है, सो 10 irrational defenses होते हैं against anxiety that becomes a permanent part of personality and that affect behavior. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं वो मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड. तो सबसे पहले आती है न्यूरोटिक नीड्स ऑफ अफेक्शन एंड अप्रूवल. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है कि अब एक जो इंसान है, राइट, they might actually crave approval and acceptance from other people. It typically involves being eager to please and having a high sensitivity to
क्रिटिसिज्म, तो इसके अंदर होता है ये अफेक्शन एंड अप्रूवल में। ठीक है, कि मतलब कोई भी इंसान है वो चाहेगा कि हर कोई उसे पसंद करे, और वो सैक्रिफाइस करेगी अपनी सारी नीड्स, जिससे वो बाकी लोगों को एवरीवन एल्स, टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। ठीक है, तो इसमें यही होगा। अब इसमें एट द एंड वही है कि वो एग्जॉस्टेड फील करेगी एंड अनएप्रिशिएटेड फील करेगी। अब न्यूरोटिक नीड्स फॉर पार्टनर हु विल टेक केयर ऑफ वंस लाइफ, इसके अंदर वही है कि इन्वॉल्व्स इन ऑब्सेसिव फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड बाय अ पार्टनर, कि उसका जो पार्टनर है वो उसको अबैंडन कर देगा। ठीक है, वंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड पार्टनर एंड हिज और हर डिसीजन मेकिंग, वन माइट इवन बिलीव कि जो उनका पार्टनर है वो सॉल्व करेगा उनकी सारी लाइफ प्रॉब्लम्स। अब अगर नैरो बॉर्डर्स में देखें या रिस्ट्रिक्टेड लाइफ देखें, तो इसके अंदर यही है कि वो अपनी ना उनकी जो लिविंग होती है बहुत मॉडेस्ट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मतलब by not actually drawing attention to oneself and undervaluing अपनी वर्थ को। ठीक है, मतलब बहुत दूर ही रह रहे हैं टाउन से। ठीक है, क्योंकि उनके साथ कोई ज़रूरत ही नहीं है, नीड्स ही नहीं है। वो प्रेफर करेंगे टू कीप हर मतलब हिज और हर नीड्स टू देमसेल्फ एंड नॉट बॉदर एनीवन एल्स। अब अगर नीड फॉर पावर की बात करें तो इसके अंदर होता है सीकिंग फेम, पब्लिक रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज, इसके अंदर आएगा। इसमें क्या है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन जो है या लॉस ऑफ प्रेस्टीज जो है उसको डिवास्टेटिंग ही समझ लेते हैं वो। ठीक है, अगर मतलब उससे ना उनको क्या एड्रेनलिन रश मिलता है, अगर वो जब भी सोचते हैं कि उनके पास ये पावर है, इतने सारे लोगों को कैटर करके वो ऊपर जाएंगे एंड एवरीथिंग। एक्सप्लोइट वो एक्सप्लॉइट अदर्स में इसके अंदर ना वही आएगा कि आप अपने एडवांटेज के लिए दूसरों को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो दे इन्वॉल्व सीकिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन व्हाट कैन बी गेन्ड फ्रॉम देम। ठीक है, दिस इज समवन हु वुड इजीली एक्सप्लॉइट एंड मैनिपुलेट अदर्स अपने पर्सनल गेन्स के लिए। ठीक है, अगर कोई आपके बॉस से क्लोज है तो आप उससे क्लोजनेस बढ़ा रहे हो सो दैट आप बॉस के क्लोज हो सको। ठीक है, अब प्रेस्टीज अगेन इसके अंदर वही अपनी प्रेस्टीज वगैरह बढ़ाना जो हमने ऑलरेडी इसमें देख लिया था पावर में। फिर पर्सनल एडमिरेशन, अब इसमें क्या है, अब इसमें जो इंसान है ना वो सीख करेगा क्या कि लोग एडमायर करें उसको। ठीक है, एडमिरेशन फ्रॉम अदर्स एंड इन्फ्लेटिंग वन ओन सेल्फ वर्थ एंड इम्पोर्टेंस। दे माइट इवन बी कॉल्ड नार्सिसिस्टिक, ये लोग नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और बिलीव दैट दे आर बेटर देन एवरी वन एल्स। अब पर्सनल अचीवमेंट में उनकी अचीवमेंट की बात करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, डीप रूटेड फियर ऑफ बीइंग a failure and therefore pushing themselves to achieve to overrule this fear कि भाई मैं जो फेल हो जाऊंगा। तो वो ये बहुत हाई अचीवर्स होते हैं। ठीक है, मीटिंग मोर गोल्स देन मोस्ट ऑफ द पीपल। अब सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसके अंदर क्या है, बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, दोज फीलिंग्स ऑफ दिस नीड्स आर ऑफन कंसिडर्ड लोनर्स। ठीक है, जो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है तो वो एंड में लोनर्स रह जाते हैं, बिकॉज यू नो if someone is over fulfilling his this need they do not like being dependent on other or anything, तो इसलिए इंडिपेंडेंस होता है, वो खुद में ही सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, उनकी अपनी सपोज कुछ फार्म वगैरह है सपोज, है ना, तो वो सेल्फ सफिशिएंट है एंड वो डिप्राइव्ड नहीं है ना किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, अब न्यूरोटिक नीड्स फॉर परफेक्शन एंड अनअसेलेबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर वही है कि उनको ये लगेगा कि मेकिंग वन सेल्फ परफेक्ट, इसके अंदर वही होता है कि अपने आप को परफेक्ट बना लो। ठीक है, दिस इज समवन हु इज एक्चुअली so terrified of having flaws that they either deny that they have any or they disguise the flaw as quickly as possible। ठीक है, इसके अंदर वही होता है कि एकदम परफेक्शन में उनको रहना है। सो दीज वर द 10 न्यूरोटिक नीड्स दैट Karen actually talked about. So let's get back to our topic again। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो इससे हम क्या पता लगा पा रहे हैं, अब देखो कि देखो न्यूरोटिक नीड्स जो होती है ना उन वो क्या कहते हैं, एनकम्पास करती हैं 4 वेज। ठीक है, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को अगेंस्ट एंजाइटी। वही कि जो हमने पहले मैंने बताया था ना कि आप अफेक्शन गेन कर रहे हो। ठीक है, और अप्रूवल मिल रहा है जिसके अंदर आपको, तो इसके अंदर वही है अफेक्शन एंड अप्रूवल है। तो इसके अंदर क्या होगा कि बीइंग सबमिसिव इंक्लूड द न्यूरोटिक नीड फॉर डोमिनेंट पार्टनर।
डोमिनेंट पार्टनर अगर आप सबमिसिव हो तो वो होगा अटेनिंग पावर रिलेट्स टू द यू नो नीड फॉर पावर, एक्सप्लॉइटेशन, प्रेस्टीज, एडमिरेशन एंड अचीवमेंट और एम्बिशन। इसमें क्या विड्रॉइंग इंक्लूड्स दैट नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, परफेक्शन एंड नैरो लिमिट्स ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ टुवर्ड्स पीपल ट्रेंड की बात करें, अगेंस्ट पीपल एंड अवे फ्रॉम पीपल, इन तीनों की बात करेंगे। अब देखो यहाँ अगर टुवर्ड्स पीपल है तो वही अफेक्शन मिलता है उनसे, अप्रूवल मिलता है। डोमिनेंट पार्टनर है तो वही कंप्लाइंट पर्सनालिटी। अगेंस्ट पीपल वही आप अगेंस्ट जा रहे हो ना, एक्सप्लॉइट कर रहे हो उनको, अपनी पावर दिखा रहे हो, प्रेस्टीज और लोगों से एडमायरेशन या चाहते हो या अचीवमेंट, तो इसमें क्या है अग्रेसिव पर्सनालिटी होगी। ठीक है, तो अग्रेसिव वही एक्सप्लॉइट कर रहे हो अवे फ्रॉम पीपल अगर देखा जाए तो आप सेल्फ मतलब सफिशिएंट हो अगर तो आप लोगों से दूर हो, परफेक्शन हो तो आप सब कुछ अपने में लगे हुए हो, विड्रॉल, नैरो लिमिट्स ऑफ लाइफ, तो इससे ये हमें देख सकते हैं। तो वही है न्यूरोटिक ट्रेंड्स है ना, ये थ्री कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर्स दैट एक्सप्रेस अ पर्सन्स नीड, जो इंसान की नीड को एक्सप्रेस करता है। तो इन्होंने यू नो ये रिवीजन था एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोटिक नीड्स का बाय हॉर्नी। ठीक है, तो उन्होंने इसकी बात की थी। अब यहाँ पे आ जाते हैं। वेट, तो देखो सबसे पहले जो हॉर्नी उन्होंने ये देखा था कि जो न्यूरोटिक पर्सन होता है ना, उनमें वन ऑफ दीज ट्रेंड, इनमें से कोई एक ट्रेंड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, वेर एज अदर टू आर प्रेजेंट इन लेसर डिग्री, बाकी दो जो है वो कम डिग्री में होता है। उसकी बात यहीं पे कर रखी है फ्लो ऑफ हॉर्नीज अप्रोच कि बेसिक एंजाइटी, 10 नीड्स की बात की हमने उसमें, और 3 पर्सनैलिटी टाइप्स की बात की, और साथ में ट्रेंड्स की। इधर देखो पर्सनैलिटी टाइप ये ऊपर वाली अटैच पर्सनैलिटी अग्रेसिव, ये ट्रेंड्स ये रहे, और ये उसके नीचे की नीड्स, और ये बेसिक एंजाइटी के बारे में हमने बात की। अब अगर हम देखें तो हॉनी ने ये बताया ना कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बट इन सब में एक डोमिनेंट होता है और एक होता है लेसर, जब मतलब दो जो होते हैं वो लेसर डिग्री में होता है। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन ऑफ ऑल 3 ट्रेंड्स इन अ पर्सन हु इज नॉट न्यूरोटिक, so the expression of all these 3 trends in a person who is not neurotic, all 3 trends can be expressed and as circumstances warrant। ठीक है, ये आ सकते हैं। और पर्सन में समटाइम्स भी अग्रेसिव, वो कभी एग्रेसिव हो सकता है, कभी कंप्लाइंट हो सकता है, इधर से देख लो, कभी वो एग्रेसिव हो सकता है, कभी कंप्लाइंट भी हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी डिटैच्ड भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड्स जो है ना, ये आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कैन बी इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये इंटीग्रेट हो सकते हैं विद इन द पर्सनैलिटी। तो जो नॉर्मल पर्सन है इज फ्लेक्सिबल इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, कैन अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन, जैसी सिचुएशन उस हिसाब से हम अडेप्ट कर लेंगे। अब इधर आ जाते हैं आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज। तो अगर हम बात करें फॉर नॉर्मल पीपल, जो हमारी सेल्फ इमेज होती है ना, वो एक आइडियलाइज्ड पिक्चर होती है हमारे ऑफ आइडियलाइज्ड पिक्चर ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, वो कैसे बनती है, बिल्ट ऑन अ फ्लेक्सिबल रियलिस्टिक असेसमेंट। आप एक रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल असेसमेंट करते हो अपने खुद की एबिलिटीज का। बट अगर हम न्यूरोटिक लोगों के लिए देखें, ठीक है, द सेल्फ इमेज इज बेस्ड ऑन इनफ्लेक्सिबल अनरियलिस्टिक सेल्फ अप्रेजल। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूरोटिक नीड्स हैव a self image which is based on inflexible unrealistic standards। ठीक है, या फिर सेल्फ अप्रेजल कह सकते हैं। अब अगर हम सेल्फ अप्रेजल की बात करते हैं तो मतलब वही सेल्फ अप्रेजल नेक्स्ट है ट्राइनी ऑफ शुड्स। अब इसके अंदर क्या है, एन अटेम्प्ट टू रियलाइज एन अनअटेनेबल रियलाइज्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है, अटेम्प्ट टू रियलाइज एन अनरीजनेबल रियलाइज्ड सेल्फ इमेज बाय डिनाइंग द ट्रू सेल्फ। अपनी ट्रू सेल्फ को आप डिनाई कर रहे हो, तो इसमें क्या कर रहे हो, आप एक अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें आप रियलाइज कर रहे हो कि एक अनअटेनेबल आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज है, और डिनाई कर रहे हो ट्रू सेल्फ को, एंड बिहेविंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी थिंक वी शुड बी डूइंग, हमें क्या करना चाहिए उस हिसाब से वर्क करना है। इस समवेयर इसमें सीबीटी की बात आ जाती है। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, अब एक्सटर्नलाइजेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, वन वे इन विच न्यूरोटिक्स अटेम्प्ट टू डिफेंड देमसेल्फ, डिफेंड करते हैं अपने आप को, किससे, अगेंस्ट द इनर कन्फ्लिक्ट
जो हमारे इनर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन आइडियलाइज्ड और रियल इमेज। तो एक हमारी रियल सेल्फ होती है, मतलब, और एक होती है हमारी आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ होती है जो हम बनना चाहते हैं। सपोज मैं एक बहुत अच्छी, सपोज एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, एंड मेरी रियल सेल्फ जो है वो ये है कि मैं पढ़ लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में इनकॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी है। तो इसमें क्या होता है, तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आ जाता है हमारे अंदर, ठीक है। सो अब क्या है, देखो, तो इसमें क्या है, डिफेंड करते हैं जो न्यूरोटिक्स होते हैं ना, डिफेंड करते हैं अपने आप को अगेंस्ट ये जो इनर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कॉज बाय डिस्क्रिपेंसी बिटवीन आइडियल और रियल सेल्फ इमेज, इज बाय एक्सटर्नलाइजिंग एंड प्रोजेक्टिंग द कन्फ्लिक्ट ऑन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। की मतलब सपोज मेरी ना आज घर में शोर बहुत है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, सपोज, तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को आउटसाइड वर्ल्ड पे, ठीक है। अब आ गया है फेमिनाइन साइकोलॉजी की, अगर हम बात करें तो जो फ्रॉइड हैं, है ना, he suggested that women may were victim of their anatomy jealous of men, ठीक है, they were very jealous of men. Freud also suggested that they had inferior body images, उनकी inferior body images थी, because women believed that they were really castrated of men, जबकि कैरन हॉर्नी ने कहा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, फ्रॉइड का जो नोशन ऑफ विमेन था। अब इधर एक सेकेंड, तो अब एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब जिसके बारे में बात की जाती है, इज जो ये है ना, फ्रॉइड, उन्होंने बात की थी पेनिस एनवी के बारे में, कि जो विमेन है वो एनवी करती हैं मेन को, वेरस कैरन हॉर्नी ने बोला था वूम एनवी, कि जो मेन है दे आर जेलस ऑफ विमेन, ठीक है। तो उन्होंने वूम एनवी की बात की थी। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे फ्लाइट ऑफ विमेनहुड की बात करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि देखो, कैरन हॉर्नी के अकॉर्डिंग दिस इज बिकॉज ऑफ द वे विमेन ट्रीटेड इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, क्योंकि विमेन को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। आफ्टर जनरेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, इन तीनों एस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए अंडरस्टैंड किया जा सकता है दैट वुमेन में चूज टू डिनाई देयर फेमिनिटी, अपनी फेमिनिटी को डिनाई करते हैं अनकॉन्शियसली डिस्क्राइबिंग टू बी मेन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग यही बात करते हैं। ऑल्सो इसमें अगर हम देखा जाए तो ये भी होता है कि जो फ्रॉइड है उन्होंने सजेस्ट किया था दैट वुमेन वर विक्टिम्स ऑफ देयर एनाटॉमी, वही जो अपने बात की थी, वो बहुत एनवियस थी, रिजेंटफुल थी ऑफ मैन फॉर पोजेसिंग अ पीनस, ठीक है। वेयर एज मतलब अगर वेयर मतलब उन्होंने कहा था कि वुमेन वी की बात की थी। और फ्रॉइड जो थे ना ऑल्सो कंक्लूडेड दैट वुमेन हैड पुअरली डेवलप्ड, मतलब पुअरली डेवलप्ड क्या थी, सुपर जो उनकी ईगो थी, अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेटली रिजॉल्व ऑडिपस वो कन्फ्लिक्ट जो थे उनके, ठीक है, और उनके इंफीरियर बॉडी इमेजेस थी, एंड बिकॉज वुमेन बिलीव दे वर रियरली कैस्ट्रेटेड मैन, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। अब ये भी देखा जाता था इट इज़ बिकॉज दे हैव बीन ट्रीटेड दैट वे, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में थी, और वही सब, ठीक है। और इन्हीं की वजह से उनके अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटीज आई, एंड उन्होंने अपनी फेमिनिटी को चूज करना छोड़ दिया। और वुमेन वी में वही है कि जो एन की द एनवी ऑफ अ मेल फील्स टुवर्ड्स अ फीमेल बिकॉज शी कैन बी अ चिल्ड्रन, ठीक है, वुमेन वी में शी कैन बी अ चिल्ड्रन, ओके। और and cannot and he cannot, woman envy was Horny's response to Freud's concept of penis envy in females। और Oedipus complex की बात की तो वही यहाँ पे वही है कि by removing sex from the Oedipus complex, the she actually reinterpreted the situation as a conflict between dependence on one's parents and hostility towards them. I have to repress my hostility because I need you, है ना, ये मैंने पहले भी बताया था ना। तो न्यूरोटिक कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं दैट इवॉल्व फ्रॉम पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड के इंटरेक्शन में होता है, जो हमने यहाँ पे भी देखी थी कि इसमें ना इन्होंने पेरेंट चाइल्ड की बात की गई थी कि हाउ यू नो उनमें दिक्कत होती है, सी फ्रॉम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये अराइज होती है फ्रॉम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अटैचमेंट स्टाइल इस वक्त होती है। एरिक्सन की स्टेजेस में भी इसकी बात की गई थी। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स होती हैं आर नॉट बेस्ड ऑन सेक्स एंड अदर बायोलॉजिकल फोर्सेस, नॉर आर दे यूनिवर्सल, और ये यूनिवर्सल भी नहीं होती। दे डेवलप ओनली व्हेन पेरेंट्स एक्ट टू अंडरमाइन देयर चाइल्ड सिक्योरिटी। तो इसके अंदर वही है, फेमिनाइन साइकोलॉजी थी, अगर इसकी वैल्यूएशन देखी जाएगी एंड में कि क्या था कैरन हॉर्नी की स्टडी में, इसमें वही है, फेमिनिन साइकोलॉजी है। और अगर देखिए फ्रॉइडियन और हॉर्नीज की, हॉर्नी ने जो डिनाइल कर दी थी importance of biological instinct and her reduced emphasis on sexuality and the unconscious were obvious weaknesses। इसमें अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा रिसर्च नहीं है, नॉट रिसर्च वेल, और ये बहुत ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है बाय मिडिल क्लास अमेरिकन कल्चरल इन विच शी डेवलप। ठीक है, सॉरी, कल्चर। सो मिडिल क्लास अमेरिकन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, ये यहाँ पे भी कहीं पे था। सी, compatible with American culture. Alright, so by this we completed one more topic and I hope आपको समझ आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।